वेलकम बैक बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हम आ गए हैं परीक्षण 22 पर। कौन सी संख्या 8 पर पूरी पूरी विभाजित है, ऐसा ये प्रश्न है। विकल्प है 2222, 4444, 7000, 9804। यहां पर आप देखेंगे संख्या का दहाई और इकाई वाले स्थान को। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें पहली स्थिति यह होना चाहिए 8 की विभाज्यता के नियम के अनुसार या तो दोनों जगह पर शून्य होना चाहिए या नहीं तो 8 का गुणज होना चाहिए। 8 का गुणज का कहने का मतलब है 8, 16, 24, 32, इस प्रकार से जितने भी संख्याएं हैं वो होना चाहिए। अब यहां पर देखें तो इकाई और दहाई में देख रहे हैं कि 22 है, 8 का गुणज तो है नहीं, है ना। 44 है, ये भी 8 का गुणज है नहीं। यहां पर सी ऑप्शन देखिए शून्य शून्य है, तो ये 8 का गुणज होगा। 7000 क्या है, 8 से पूरी पूरी विभाजित होगा, ये नियम कहता है। तो ये इस उत्तर को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला हम प्रश्न देखें कि एक क्विंटल को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसके पहले हमने एक परीक्षण में किस तरह से संबंध होता है इसके बारे में हमने डिटेल बताया था। वैसे आपको बता दें फिर से कि एक क्विंटल को ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, ग्राम है, हेक्टोग्राम है, डेकाग्राम है, किलोग्राम है और क्विंटल की बात आ रही है। तो सबसे पहले इसके संबंध को हम देख लें। इसका जो छोटा मात्रक होता है ग्राम, फिर हम देखते हैं कि 10 ग्राम बराबर हो जाएगा डेकाग्राम, मान 10 गुना इसका। फिर इसका 10 गुना हम देखें तो हेक्टोग्राम आएगा। फिर इसका 10 गुना हम देखें तो फिर आता है आपका किलोग्राम, और किलोग्राम का 10 गुना हम देखें तो मिलियग्राम आएगा, और मिलियग्राम का फिर 10 गुना हम देखें तो आ जाएगा आपका क्विंटल। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक क्विंटल को ऐसे भी लिखा जा सकता है। यदि एक क्विंटल की बात हो रही है तो हम एक क्विंटल को 10 मिलियग्राम के रूप में भी लिख सकते हैं, एक क्विंटल को हम 100 किलोग्राम के रूप में भी लिख सकते हैं, एक क्विंटल को हम 1000 हेक्टोग्राम के रूप में भी लिख सकते हैं, और डेकाग्राम में हम देखें तो 10,000 डेकाग्राम के रूप में भी हम लिख सकते हैं, और इस प्रकार से इसको भी देखें तो ये 1,00,000 ग्राम के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि एक क्विंटल को ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर ये 10,000 ग्राम है, ये तो नहीं होगा क्योंकि इस शर्त में हम देखें तो 1,00,000 ग्राम होना चाहिए। फिर हम देख रहे हैं हेक्टोग्राम में, तो ये हो जाएगा 10,000 हेक्टोग्राम, जबकि यहाँ पर 1,000 हेक्टोग्राम की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं 1,000 किलोग्राम, तो 1,000 किलोग्राम की आवश्यकता नहीं रहेगी, एक क्विंटल के लिए 100 किलोग्राम भी काफी है, ये भी नहीं होगा। अब देख रहे हैं कि डेकाग्राम, यहाँ पर 10,000 डेकाग्राम, तो यहाँ पर देख रहे हो आप 10,000 डेकाग्राम, यही इसका सही उत्तर है। 10,000 डेकाग्राम बराबर होगा एक क्विंटल। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है बच्चों, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, संख्याओं 770 और 1225 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक निकालना है तो 770 और 1225 का हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 1225 जो है 2 का विभाज्यता नियम पालन नहीं कर रहा है, 5 है इकाई में। फिर हम देखते हैं कि 3 से जाएगा कि नहीं, तो 7 7 होता है 14, 14 भी 3 के विभाज्यता नियम का पालन नहीं कर रहा है। फिर हम देखते हैं 5 में, 5 में जाएगा तो 5 एकम 5, 7 में 5 गया, बच गया 2, फिर 5 पछे 25, 27 में फिर 25 गया, फिर बच गया 2, और फिर ये शून्य के आगे में जाएगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको देखें तो 5 दूनी हो जाएगा 10, 12 में 10 गया, बच गया 2, फिर ये 2 इसके सामने में आ जाएगा तो 5 चौक हो जाएगा आपका 20, और 22 में 20 जब घटेगा तो आ जाएगा 2 हासिल, और वो 2 5 के आगे में जाएगा तो हो जाएगा 25, तो 5 पछे फिर ये 25 हो गया। अब इस प्रकार से देखें तो ये 5 से तो क्या हो गया, ये विभाज्य हो गया। अब फिर क्या ये 5 से होगा, देखते हैं तो 5 से तो होगा नहीं। फिर हम देखते हैं 7 से, 7 से क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको हम देखते हैं 7 से, तो 7 दूनी हो जाएगा 14, 15 में 14 गया, बच गया है 1, उस 4 के सामने में आ जाएगा तो हो जाएगा वो भी 14, तो फिर हो जाएगा 7 दूनी 14। फिर हम इसको देखते हैं तो 7 तिया हो जाएगा 21, 24 में 21 घटा तो बच गया 3, और 3 5 के सामने में जाएगा तो हो जाएगा 35, और फिर हो जाएगा 7 पंछे
35, ठीक है, तो ये भी कट गया 7 से। अब हम देख रहे हैं कि 7 से जाएगा कि नहीं, अब 7 से नहीं जाने का है, फिर 11 में हम देखते हैं 22 तो चला जाएगा लेकिन 35 बच जाएगा। तो इस प्रकार से अब इस काम को रोक रहे हैं। तो ये हो जाएगा, इसका जो गुणनखंड है 5 गुणित 7 यानी 7 पंचे 35, ये इसका क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए डी ऑप्शन, ये इसका सही उत्तर है 35, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखें कि कौन सी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 बचेंगे। 5 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि जिसके इकाई में 0 और 5 हो, 0 और 5 हो, वो 5 से पूरा पूरा भाग जाता है। अब यहां पर 3 बचेंगे की बात आ रही है, यानी 3 शेष बचेगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें यदि 5 रहता तो 2 शेष बचता है ना, क्या है 5 से 2 ज्यादा है 7। यहां पर भी हम देखें तो 0 से 2 ज्यादा है, यहां भी 2 शेष बचेगा जब इसको पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि 8 है और यहां पर इधर 9 2 3 5 रहता तो 5 से पूरा पूरा भाग चला जाता, लेकिन ये 5 से 3 ज्यादा है तो यहाँ 3 शेष बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे और यहाँ तो ये पूरा पूरा भाग जाने का है, ठीक है। तो कौन सी संख्या, सी ऑप्शन में जो है 9238 संख्या को 5 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, तो ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब अगला हम प्रश्न देखें, उससे पहले सबको इरेज कर लें कि एक पुस्तक में 160 पृष्ठ है, 160 पृष्ठ है, ठीक है, और 96 पृष्ठ पढ़ लेने पर कितने प्रतिशत बचे। 96 पृष्ठ पढ़ लिया गया, मतलब हम सीधा सीधा हम 96 को घटा देते हैं कि कितना पृष्ठ जो है अभी भी नहीं पढ़ा गया है, ठीक है। तो यहां पर एक हासिल, ये एक उधारी लेगा तो 10 में 6 गया तो आपका 4, ये अब बच गया है 15, 15 में 9 गया तो हो जाएगा 6। 64 पेज अभी भी बचे हैं पढ़ने को, ठीक। तो कितने प्रतिशत बचे, 64 पेज बचे, लेकिन आपको प्रतिशत में पूछा है तो 64 कितने का, 64 160 का, माने 160 में 64 पृष्ठ अभी भी बचे हैं। इसको प्रतिशत में गणना करना है तो आपको 100 से फिर गुणा करना पड़ेगा। अब इसको हल कर लेते हैं, ये शून्य कट गया, ये भी शून्य कट गया, ठीक है। 16 एकम 16, 16 चौक 64। अब ये देख रहे हैं कि क्या हो गया, 10 गुणित 4 यानी 40, 40% अभी भी बचे हैं, तो ये जो बी ऑप्शन है सही उत्तर होगा 40%, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखें और वो प्रश्न है कुछ इस तरीके से, 45 और 68 का महत्तम है, 45 और 68 का महत्तम, कि महत्तम समापवर्तक निकालने की बात हो रही है 45 और 68 की, तो निकाल लेते हैं। 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि ये इकाई में 5 है, 2 का विभाज्यता नियम पालन नहीं कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि ये जा रहा है कि नहीं, 3 से 68 नहीं जाएगा, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि 5 में 68 नहीं जा रहा है, फिर 7 से देखते हैं कि 7 में 45 नहीं जाएगा, माने इन दोनों को कटाने वाली कोई भी अभाज्य संख्या उपलब्ध नहीं है जो दोनों को जो है विभाजित कर सके सिवाय एक का। तो एक तो सभी का क्या रहता है, गुणनखंड रहता ही है ना। तो यहां पर हम देखें तो 45 और 68 का महत्तम होगा आपका ए उत्तर 1, ठीक है। इस प्रकार से इसको बना लेना है। यदि कोई भी अभाज्य संख्या से नहीं कट रहा है तो उसका जो गुणनखंड होगा, उसका जो महत्तम समापवर्तक होगा वो 1 होगा, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखें कि एक व्यक्ति घर से ऑफिस के लिए 8:30 पर पूर्वाह्न है, सुबह वो निकलता है, ठीक है, चलता है, और 9:20 पूर्वाह्न ऑफिस पहुंच जाता है। तो उसे घर से ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगा। यहां पर देखिए 8:30 में वो निकला, ठीक है, और 9:20 में वो पहुंच गया। अब यहां पर ये 20 है और 20 में 30 तो घटेगा नहीं, तो सीधा ये क्या करेगा, एक इससे उधारी ले लेगा घंटा से, और घंटा जब उसको उधारी देगा तो सीधा सीधा वो 60 मिनट देगा। तो 60 मिनट और 20 मिनट मिलकर के हो जाता है आपका 80 मिनट, और 80 मिनट में आपको 30 मिनट घटाना रहेगा तो 50 मिनट ये बचेगा। यहां पर अब 8 ही है, 1 घंटा दे दिया है तो 8 में 8 गया है तो 0, तो 50 मिनट उसको लगा। तो यहां पर देखते हैं तो बी ऑप्शन क्या है, 50 मिनट इसका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देख रहे हैं कि कितने समय में कोई धन 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से अपने से दुगना हो जाएगा। अपने से दुगना हो जाएगा कितने समय में। यहां पर मान लो हम ये बोल रहे हैं
कि 100 जो है 200 हो जाएगा उसका दुगुना, ठीक है। 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। हमको समय निकालना है और आपको पता ही होगा कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय होता है बटे 100। दर जो है प्रति 100 से गणना की जाती है तो इसलिए 100, ठीक है। यहां पर ब्याज कितना हो गया, देखिए 100 जो है 200 रुपया हो गया, यानी सीधा सीधा 100 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज बन गया, ठीक है। तो उस 100 रुपया को हम यहां पर लिख लेते हैं, ठीक। मूलधन कितना है, माना कि यहां पर 100 है तो हम 100 ही लिख लें। दर कितना है, यहां पर दर को हम देखें तो 6 सही 1/4 है, यानी 6 चौक 24 और 1 25, तो 25 बटे हम इसको 4 लिख लेते हैं, 25 बटे क्या लिख लेते हैं, 4। और ये 4 जो है अब बटे के नीचे में आ जाएगा, तो इधर आपका 100 का तो 100 लिखा रहेगा, इस 100 की बात हो रही है। और समय आपको जो है गणना करना है तो समय को हम समय ही लिख लेते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि समय को एक तरफ रख लेते हैं और दूसरे तरफ क्या हो जाएगा कि दूसरे तरफ ये जो चीजें हैं ना, ये जितना भी इनको जो है हम पक्षांतर कर देंगे इधर। तो इधर क्या है ऑलरेडी, इधर जो है आपका 100 तो है ही, इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो 100 गुणित 4 जो ऊपर में चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा आपका 100 गुणित 25 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, ये 100 कट गया, ये भी 100 कट गया, ठीक है। 25 से कम 25 और 25 चौक हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब आ गया 4 गुणित 4 यानी 4 चौक हो जाएगा 16, तो 16 वर्ष लगेगा, ठीक है। समय कितना बता रहा है, 16 वर्ष। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है, 16 इसका सही उत्तर है। 16 वर्ष में अपने से दुगना हो जाएगा, ठीक। 3/4 धन 2/3 के योग को व्यक्त किया जाएगा। देखिए यहां पर भिन्न संख्या है, 3/4 और 2/3 का योग करना है। तो जब हम इसको योग करते हैं तो करते क्या है, 3 का गुणा हम 3 के साथ कर लेंगे इस प्रकार से तिर्यक, और 2 का गुणा हम 4 से कर लेंगे और 4 का गुणा 3 के साथ कर लेंगे। तो होगा क्या, 3 का गुणा 3 के साथ तो 3 गुणित 3, धन का धन, 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 2 गुणित 4 हो जाएगा, और बटे 3, 4 का गुणा 3 के साथ करेंगे, 4 का गुणा 3 के साथ। तो इस प्रकार से रूप कौन सा है, आप देख पा रहे हैं कि डी ऑप्शन है इसका सही उत्तर। 3 गुणित 3 धन 2 गुणित 4 बटे 4 गुणित 3, ये इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक खंभे को 5 मिनट में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। यहां पर जो दे दिया है वो है चाल दे दिया है, स्पीड दे दिया है कि क्या है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रेलगाड़ी चल रही है। और समय कितना लग रहा है रेलगाड़ी को, मान लो ये रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी को इस खंभे से पार होना है, तो पार होने में कितना समय लग रहा है उसको, समय लग रहा है 5 मिनट का, ठीक। अब हम देखते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ये जो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई उतनी होगी ना जितना स्पीड से कितना समय में ये चली गई दूरी हो रही है, माने ये रेलगाड़ी को इस खंभे से पार होने में कितना दूरी वो तय कर रही है रेलगाड़ी, वही उसकी लंबाई होगी। तो हमको क्या ज्ञात करना है, वास्तव में दूरी ज्ञात करना है, वही क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय होता है। और यहां पर चाल दे दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे दिया है मिनट में, ये भी घंटा में होना था, तो इसको हम 5 मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 60 मिनट बराबर क्या होता है आपका 1 घंटा, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, या हम कहें कि 1 मिनट बराबर कितना घंटा हो गया, 1 मिनट बराबर हो गया 1/60 घंटा, ठीक है। अब उसी को यदि हम ये भी बोले कि 5 मिनट बराबर क्या होगा, तो 5 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 5 मिनट बराबर हो जाएगा आपका 5 गुणित 1/60 घंटा, ठीक है। 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा, तो 5 मिनट बराबर 5 गुणित 1/60 घंटा। अब ये देखिए 5 एकम 5 और 5 बारह हो गया 60, उत्तर आ गया 1/12 घंटा। अब ये भी घंटा में कन्वर्ट हो गया। अब चाल क्या है,
चाल क्या है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और उसी तरीके से समय कितना मिला हमको, 1/12 घंटा मिला। अब यहां पर हम क्या करते हैं, ये घंटा कट गया, ये भी घंटा कट गया, ठीक। और 12 एकम 12 और 12 पंचे हो जाएगा आपका 60, ठीक है। तो 5 किलोमीटर क्या होगा, 5 किलोमीटर ये रेलगाड़ी की चली गई दूरी है, जो कि वास्तव में क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है। तो यहां पर जो बी ऑप्शन है 5 किलोमीटर, ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब आगे हम देखें, अगला प्रश्न है कि 4 धन 4 ऋण 4 भागित 4 ऋण 2 भागित 1/2। यहां पर हमको सबसे पहला काम करना है भाग करने का। तो 4 धन 4 को हम लिख लेते हैं, फिर ऋण, अब यहां पर देखिए इसको जो है भाग करना है, तो 4 में 4 गया, बच गया 1, फिर भाग का ऋण 2 हो जाएगा, और भागित है, भागित को हम गुणा जैसे ही करें तो ये 1/2 जो है आपका 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में हमको गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा कि 4 धन 4 ऋण 1 ऋण 2 गुणित 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जितना भी धनात्मक संख्या है उसको जोड़ लेते हैं। ये देखिए दोनों धनात्मक संख्या है और ये दोनों ऋणात्मक संख्या है, सामने में ऋण है यानी ऋणात्मक संख्या है। तो 4 4 हो गया आपका 8, और ये ऋणात्मक संख्या है, इनको भी जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऋण 5, यानी 5 8 में घटेगा, तो क्या हो जाएगा आपका 3 उत्तर आ जाएगा। तो 3 यहां पर सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन देखिए 3, ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। ये इस तरह से आपको बनाना रहेगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 2170 में बेचा, ठीक है, और उसे कितना लाभ हुआ, 340 लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ है 340 का, और विक्रय मूल्य कितना है, कितना में उसको बेचा गया है 2170 में। तो ऋण क्रय मूल्य, आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो इधर आकर के क्रय मूल्य हो गया, ये ऋण जो है ये धन क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 2170 है, उधर आपका 340 को हम पक्षांतर कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा 340, ठीक है। शून्य में शून्य घटा शून्य, 7 में 4 गया 3, और 21 में 3 गया, आपका हो गया 18, 1830 रुपया। तो इसका सही उत्तर क्या है, बी ऑप्शन 1830 रुपया, ये इसका क्रय मूल्य होगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि कौन सी संख्या बड़ा कोष्टक में, फिर छोटा कोष्टक है 5 धन 5 छोटा कोष्टक बंद भागित 5 बड़ा कोष्टक बंद ऋण 2 व्यंजक के तुल्य है। माने इसका हमको मान ज्ञात करना है। सबसे पहले बड़ा कोष्टक है, फिर छोटा कोष्टक में 5 धन 5 है, फिर भागित है 5 बड़ा कोष्टक बंद और ऋण 2। सबसे पहले काम करना है आपको कोष्टक हटाने का। तो कोष्टक हटा रहे हैं, तो 5 धन 5 में आपका हो जाएगा 10, और फिर भागित 5, और ये बड़ा कोष्टक बंद और फिर ऋण 2। अब फिर बड़ा कोष्टक के अंदर में जो काम है भागित का काम करना है, तो हम करना है 10 को भाग देना है 5 से, तो उत्तर आ जाएगा आपका 2। फिर ये बड़ा कोष्टक जो है टूट गया, हल हो गया, फिर आप लिखते हैं ऋण 2, फिर 2 में 2 घटेगा तो उत्तर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर 0 है उत्तर, जी हाँ, देखिए डी ऑप्शन 0, ये इसका सही आंसर होगा। तो ये जो व्यंजक है वो 0 के तुल्य है, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखें, तो अगला प्रश्न क्या है कि 10 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 10 आदमी जो है एक काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। यहां पर आदमी को एम से प्रदर्शित कर दिया और दिनों को डी से प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। तो 4 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 10 आदमी 10 दिन में करते हैं, तो मान लो इसी को एक आदमी यदि काम करेगा तो उसको बाकी का भी काम करना पड़ेगा, यानी 10 गुणित 10 हो जाएगा, यानी उसको 100 दिन लगेंगे काम करने में, ठीक है। एक आदमी यदि काम कर रहा है तो 100 दिन लगेंगे उसको काम करने में।
अब यहां पर प्रश्न पूछा है कि 4 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो एक आदमी को 100 दिन में लग रहा है, तो 4 आदमी को यहां पर क्या करेंगे, 100 से आप 4 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4 और हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 10 में 8 गया, बच गया 2 और फिर ये शून्य के आगे में जाएगा तो हो जाएगा 20, तो 4 पंचे 20 यानी 25 दिन लगेंगे उसको। 4 आदमियों को कितना दिन लगेगा, 25 दिन लगेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आपको बनाना है। इस प्रकार से गणित जो है हमने बहुत बार बना दिया है, आप परीक्षण और भी बाकी परीक्षण में इस चीज को और डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 27,038 में 3 के वास्तविक मान और स्थानीय मान में अंतर बताइए। देखिए, अंतर ज्ञात करना है और हमको जानना है वास्तविक मान क्या होती है और स्थानीय मान क्या होती है। 3 का वास्तविक मान तो 3 ही रहेगा। ठीक है, ये वास्तविक मान यानी उतना ही रहेगा, 3 को 3 ही तो बोलेंगे। ठीक है, स्थानीय मान क्या है कि वो किस स्थान पर है, तो आप देख रहे हो दहाई स्थान पर है 3, तो 3 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो दहाई स्थान पर है, इसलिए उसका मान हो जाएगा 3 गुणित 10 और 10 को दहाई बोलते हैं। ठीक है, यानी 30, तो 30 में आपको 3 को घटा देना है, उसका जो वास्तविक मान है उसको घटा देना है, तो 30 में 3 घटेगा तो क्या उत्तर आ जाएगा, 27। तो इसका सही उत्तर डी क्या है, 27। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 12 और 24 में कितने सार्वगुणनखंड हैं। इसके लिए हमको 12 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तो 12 का गुणनखंड हम निकालें तो क्या हो जाएगा कि 2 छिक्का 12, फिर 2 तिया 6 और ये 3 एकम 3। ठीक है, इसी तरीके से हम 24 का भी निकालना पड़ेगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 छिक्का 12, फिर ये 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। अब देखते हैं कि 12 का गुणनखंड कितना है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित, अब 1 को भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 24 का गुणनखंड क्या है कि 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1। अब यहां पर बात हो रही है सार्वगुणनखंड की, यानी दोनों में जो गुणनखंड समान है। यहां पर हम देख रहे हैं कि एक तो है आपका एक तो दोनों में है ही, फिर हम देख रहे हैं कि दोनों में कितना है, 2 भी है, जो दोनों में है यहां पर देख रहे हो ये 2 2, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि 3 भी है, तो ये 3 भी है, और हम देख रहे हैं कि 2 दूनी 4 होता है, ये 2 दूनी 4 और इसमें भी 2 दूनी 4 है, तो ये 4 भी है। फिर हम देख रहे हैं कि यहां पर भी 2 गुणित 3 है, 2 गुणित 3 यानी 6, और यहां पर भी 2 गुणित 3 है, तो ये 6 भी इसका सार्वगुणनखंड है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि 3 गुणित 2 गुणित 2 यानी 3 दूनी 6 दूनी 12, और यहां पर भी है 3 गुणित 2 गुणित 2, ये भी 12, तो 12 भी दोनों का क्या है, गुणनखंड समान है। और ये इस प्रकार से हम जब इनकी गिनती लगाएंगे कि कितना गुणनखंड समान है, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड समान है। तो उस हिसाब से हम देखें तो डी ऑप्शन क्या है, 6 इसका सही उत्तर होगा। अब अगला हम प्रश्न देखें कि 7 गुणित 6 धन 7 गुणित 3 धन 7 गुणित 1 का क्या होगा मान। ठीक है, तो 7 गुणित 6 धन 7 गुणित 3 धन 7 गुणित 1, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो 3 जोड़ा बना हुआ है सबका उभयनिष्ठ हम 7 निकाल लेते हैं, तो इधर आपका 6 बच गया, धन 3 बचा और धन 1 बचा। ये हम गुणा करने को सरल करने के हिसाब से इस प्रकार से कर रहे हैं। अब देखिए कि 6 3 हो गया 9 और 9 1 हो गया 10, यानी 7 का गुणा हम 10 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 70, तो 70 उत्तर आएगा। सी ऑप्शन इसका 70 ये सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है कि 1/25 में कितना जोड़ने से 2 हो जाएगा। 1/25 में कितना जोड़ने पर, यहां पर 1/25 को हम लिख लेंगे, मान लो उसमें 1 से जोड़ने पर कितना हो जाता है, वो 2 हो जाता है। इस प्रकार से भी करके आप इस चीज को बना सकते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे कि 1 से बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर 1/25 जो है इधर आकर के 2 की तरफ जो है आकर के ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आप इसका हल करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा, दोनों का लघुत्तम हो जाएगा आपका 25। अब क्या करते हैं कि 25 दूनी यानी 2 गुणित 25, ऋण का ऋण और 1 गुणित 1, ये इस प्रकार से कर लेते हैं। 25 दूनी हो जाएगा आपका 50 और ऋण 1 और ये हो जाएगा 25।
यानी उत्तर आ गया आपका 49/25। अब 49/25 को आप आसानी से जो है मिश्र भिन्न के रूप में बना सकते हैं, जिससे आपको जो है उत्तर मिल जाएगा। वैसे आप देखिए कि 49/25 तो आया नहीं है। अब ये देखते हैं कि 49 को किससे भाग देना है, आपको 25 से भाग देना है। तो 25 एकम हो जाएगा 25, और 49 में 25 जब घटेगा तो आपका 24 जो है क्या हो जाएगा, शेषफल आ जाएगा। पूरा पूरा भाग गया है 1 और 24 शेष है, उसको ऊपर में लिखते हैं और नीचे में आपका 25 रहेगा। तो 1 सही 24/25 इसका सही उत्तर है। ए ऑप्शन देखिए, 1 सही 24/25 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 200 मीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा। देखिए 1 मीटर बराबर हो जाता है आपका 100 सेंटीमीटर, तो 200 मीटर बराबर हो जाएगा 200 गुणित 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको गुणनखंड को। तो 2 एकम 2, 1 2 3 4 4 शून्य हम लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 20,000 सेंटीमीटर हो गया, और साथ में यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और दिया है, उसको भी जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20,001 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या इस विकल्प के साथ हम देख रहे हैं, उत्तर की चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन देखिए 20,001 सेंटीमीटर, ये इसका सही उत्तर हो रहा है। तो इस प्रकार से आप हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि कितने धन का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों में 300 हो जाएगा। यहां पर क्या दे दिया है, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। साधारण ब्याज 300 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में मूलधन कितना दिया है, कितने धन का बोल रहा है, तो मूलधन जो है आपको ज्ञात करना है, मूलधन आपको ज्ञात करना है। ठीक, और साथ में ब्याज दर कितना दिया है, 6%। ब्याज दर आपका दे दिया है 6%, और समय कितना है आपका 5 वर्ष। ठीक है, तो सूत्र है ब्याज बराबर है मूलधन गुणित दर गुणित समय। यहां पर ब्याज है आपका 300, मूलधन उसको 1 से मान ले हम, और दर को हम मान लें कि 6/100 है, 6% यानी 6/100, और समय है आप 5 वर्ष। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल करना है तो कर लीजिए। किस तरह से हल करना है, आप देखिए कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये शून्य का शून्य। ठीक है, और ऊपर में हो जाएगा आपका ये 6 और नीचे में आपका 20। अब इतना तक इसको रखे रहते हैं, और ये 100 को एक तरफ रखे रहेंगे, और 6/20 है इधर, इसको पक्षांतर कर देंगे तो 300 तरफ जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा आपका 6। ऐसा आप कर सकते हैं। फिर इसको आप हल कर दें, 6 एकम 6 और 6 पंचे 30, तो ये हो गया आपका इधर 50 आया और गुणित 20 आया। ठीक है, तो 5 दूनी हो जाएगा आपका 10, 1 शून्य 2 शून्य, इसको भी आप चढ़ा लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन है, 1,000 धन का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों में 300 हो जाएगा। ये इस तरह से आपको हल करना है। आशा है आप इस परीक्षण को समझ पाए होंगे, और इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें लिख भेजिए। हम मिलते हैं नए परीक्षण में।